बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारे पास है मोशन एंड फोर्स। इस चैप्टर में हैं क्या क्या चीज़ें, पहले थोड़ा सा ये बता दें। सबसे पहले इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है न्यूटन के 3 लॉ हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है। और उसके बाद इसमें हमारे पास दो केसेस हैं। एक केस में पुली वर्टिकल है और एक केस में एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास 8 न्यूमेरिकल्स हैं इसमें। ठीक है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक क्या है, पुली के जो केसेस हैं उसमें कहानी ये है कि ज़्यादा 10 ईयर में नहीं आया, 1 या 2 बार आए हैं। लेकिन जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, पहला सवाल क्या है इसमें हमारे पास, व्हाट इज फोर्स, यानी कि डिफाइन फोर्स। मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ, इंग्लिश में देखो वर्डिंग लिखी हुई है। फोर्स की कहानी क्या है। फोर्स की कहानी कुछ ऐसी है कि ऐसी कोई ताकत जिससे या तो आप किसी रुकी हुई बॉडी के अंदर मोशन यानी कि मूवमेंट पैदा करें, या मोशन यानी कि मूवमेंट वाली बॉडी को आप फोर्स लगा के रोकें। ठीक है। कोई भी ताकत लगा के रोकें, वो ताकत हमारे पास कहलाती है फोर्स। वर्डिंग पढ़ो, फोर्स कैन बी डिफाइंड एज एन एजेंट which produce or tends to produce the motion in a body। किसी मतलब किसी रुकी हुई बॉडी के अंदर मूवमेंट पैदा करना, और which stops और tends या किसी चलती हुई बॉडी को रोक देना ताकत लगा के, ये हमारे पास कहलाता है फोर्स। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, पहला लॉ न्यूटन का, स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बहुत आसान है ये, हेडिंग डालोगे और स्टेटमेंट याद रखना। स्टेटमेंट हमेशा ब्लैक पॉइंटर से बिल्कुल बीच में लिखना ताकि तुम्हारी प्रेजेंटेशन बिल्कुल परफेक्ट जाए। कहानी क्या है, एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस इट स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। हर ऑब्जेक्ट या तो रुकी हुई है या इन इन द फॉर्म ऑफ मोशन है। ठीक है। Until and unless it is acted upon by an external force, यहां तक के कोई भी ताकत चलती हुई फोर्स को चलती हुई चीज को रोके या रुकी हुई चीज को फोर्स लगाकर चलाए, वो हमारे पास कहलाती है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फिर से बता रहा हूं, थोड़ा सा सुनो। न्यूटन क्या कह रहे हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस इट स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि हर ऑब्जेक्ट दुनिया में या तो रुकी हुई है या मूव कर रही है। ठीक है। अनटिल एंड अनलेस, कब तक, यानी कि कब तक रुकी हुई है या कब तक मूव कर रही है, उसका जवाब क्या है, अनटिल एंड अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। यहां तक कि मैं उसके ऊपर कोई फोर्स लगाकर चलती हुई चीज को रोकता हूं या रुकी हुई चीज को चलाता हूं, ये हमारे पास जो पूरी बात है ये कही है न्यूटन साहब ने अपने फर्स्ट लॉ के अंदर। ठीक है। फर्स्ट लॉ के अंदर कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है, सेकंड लॉ के अंदर है। फर्स्ट लॉ में कोई मैथमेटिकल नहीं है, आपने जस्ट इतना लिखना है। लेकिन याद रखो, स्टेटमेंट को तुम ब्लैक पॉइंटर से लिखोगे बिल्कुल सेंटर में, ताकि ये बात प्रोमिनेंट हो कि ये स्टेटमेंट है। इससे तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी जाएगी बहुत ज्यादा। एक तरीके से फोर्स की डेफिनेशन और न्यूटन का जो पहला लॉ है वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि सेम है। ठीक है। अब आते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ है, न्यूटन का थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया। एक वर्ड बार बार यूज होता है कि व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। भाई लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही कहलाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया होता क्या है, इनर्शिया मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि चलो अगली हेडिंग में मैं इसको लॉ ऑफ इनर्शिया लिखवाता हूँ और देन आप लोगों को समझाता हूँ। अच्छा भाई, अब हमारे पास है लॉ ऑफ इनर्शिया। मैंने कहा था मैं इसको बताता हूँ, पहले जस्ट इसकी एक एग्जांपल सुनो। लॉ ऑफ इनर्शिया है क्या, उसके बाद उसकी वर्डिंग देखना। बेसिकली लॉ ऑफ इनर्शिया इज आल्सो कॉल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। अच्छा, एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल आप किसी बस के अंदर बैठे हुए हैं, बिल्कुल आप कांस्टेंट बैठे हुए हैं अपनी जगह पे आराम से। ठीक है। और उसके बाद आप जब अपनी जगह पे कांस्टेंट बैठे हुए हैं मतलब बस में, और बिल्कुल बस अपनी स्मूथ चल रही है, एकदम से मतलब अचानक से बस ने ब्रेक लगाया है। ठीक है। जैसे ही वो ब्रेक को अप्लाई करता है, आपकी बॉडी के अंदर एक मूवमेंट आती है और आप थोड़ा सा आगे जाते हो, फिर वापस अपनी जगह पे आते हो। तो दिस इज कॉल्ड ऑफ इनर्शिया, यानी कि आप अपनी जगह बैठे हुए हो, कोई एक तरीके की फोर्स आपके ऊपर कोई नहीं लग रही, लेकिन वो जब बस ने ब्रेक अप्लाई किया है। इसी तरीके से एक और मिसाल है साइकिल वाली। आप साइकिल चला रहे हैं बिल्कुल स्मूथ रोड पे, और आप अगर एकदम से मतलब अचानक से ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, आप थोड़ा सा आगे आओगे साइकिल में और फिर पीछे आओगे अपनी जगह वापस सेट होगे। तो ये जो आपकी बॉडी के अंदर थोड़ी सी देर के लिए जो मूवमेंट पैदा हो रही है, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। ये आता नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, और इसकी वर्डिंग ये है कि द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू व्हिच इट रेजिस्ट अगेंस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन बी के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का यहाँ पर सवाल आता है सेक्शन बी के अंदर। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, इट स्टेट्स दैट व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब किसी बॉडी का फोर्स, पहले हम इसकी वर्डिंग पढ़ते हैं। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी
It produces acceleration in the object in its own direction. This acceleration is directly proportional to the magnitude of applied force. अब सुनो, When a force acts on a body, किसी भी बॉडी के ऊपर हमारे पास ये टेबल रखी हुई है, मैं इसको यहां से फोर्स लगाऊंगा तो यकीनन ये टेबल आगे जाएगी इसी फोर्स की डायरेक्शन में, ना कि पीछे आएगी। ठीक है, बात को समझो। ये टेबल है हमारे पास और इस टेबल को इस पे मैं यहां से जब फोर्स लगाऊंगा तो ये टेबल आगे की तरफ मूव होगी, यानी कि ये मूव हो रही है, इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है इन इट्स ओन डायरेक्शन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये इधर उधर चली जाएगी, ये अपनी डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, This acceleration is directly proportional to the magnitude of applied force। यानी कि अब कहानी इसकी मैथमेटिकल के अंदर आएगी। कहानी कुछ ऐसी है कि ये ऑब्जेक्ट है, मैंने उसके ऊपर, अगर ऑब्जेक्ट का वजन कम है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो ये बासानी आगे चली जाएगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का वजन ज़्यादा है, इसका मास ज़्यादा है, तो अब मुझे ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी इसको मूव करने के लिए। अगर मैं पुरानी वाली फोर्स लगाऊंगा तो ये उस तरीके से मूव नहीं होगी जिस तरीके से पहले मूव हो रही थी, बिकॉज इसका मास अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। पहले इसका मास थोड़ा सा कम था तो मुझे कम फोर्स की ज़रूरत थी। ठीक है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट खत्म हुई है, इसकी मैथमेटिकल अब मैं आगे करता हूँ और उसके बाद न्यूटन का थर्ड लॉ बताता हूँ। इसकी स्टेटमेंट के साथ अगर सवाल आया, स्ट्रेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आपने इसकी स्टेटमेंट के साथ इसका मैथमेटिकल लाजमी बताना है, वरना आपके नंबर कट होंगे। अच्छा भाई, अब हमारे पास उसका मैथमेटिकल है जो कि न्यूटन सेकंड लॉ हमने पढ़ा है। उसके मैथमेटिकल में क्या है देखना, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। ठीक है, यानी कि मैं जितनी फोर्स लगा रहा हूं उसी हिसाब से जो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है अपनी डायरेक्शन में। पहली इक्वेशन बन गई है। एंड A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। अब तुम बोलोगे इनवर्सली और डायरेक्टली दोनों का साइन एक ही है। जी, दोनों का साइन एक ही होता है, डायरेक्टली का भी और इनवर्सली का भी। बस फर्क क्या होता है, डायरेक्टली में आप जस्ट चीज को लिख देते हो सिंपल आगे, इनवर्सली में आप उस चीज को 1/, के अंदर लिखते हो। इनवर्सली क्यों है, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल बॉडी का मास ज्यादा है तो आपके पास उसको उसमें ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत है उसके अंदर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है भाई। अच्छा, अब आप क्या करोगे, बाय कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हो, यानी कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को आप जब कंबाइन करोगे तो वी गेट, हमें क्या हासिल होगा, A 2 बार है, आपने एक बार लिखना है, एक बार लिख दिया। ये साइन 2 बार था, आप इसको कॉमन लो, इसको भी एक बार लिखो, और F जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ये F बन जाएगा, और नीचे M था तो F/m यहां पर आ गया। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे ही ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा आपके पास इज इक्वल टू तो आ जाएगा, लेकिन एक अदद कांस्टेंट लाजमी आता है जो कि k आता है यहाँ पे, और उस k की वैल्यू होती है 1। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहलाता है। ठीक है, जब आपके पास कोई अलग से कांस्टेंट ना दे, जैसे हम आगे पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, वहां पर कांस्टेंट g लगता है, यानी कि g इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जस्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है और उसकी जगह कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाना है, जिसको हम k कहते हैं, और इस k की अपनी वैल्यू होती है 1। ठीक है, k की जगह पर 1 आ जाएगा। जब इस 1 से F/m मल्टीप्लाई होगा तो वो F/m ही मतलब रहेगा, क्योंकि 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो तो वो वही रहती है। m यहां पर हो रहा है डिवाइड, इधर आके होगा मल्टीप्लाई, ma इज इक्वल टू f, और जब हम इसको इस तरह लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा F इज इक्वल टू ma। ये आपके पास है न्यूटन का सेकंड लॉ, उसकी स्टेटमेंट, और मैथमेटिकल को इस तरह करोगे तो आपको 4 नंबर पक्के मिलेंगे। ये सारी चीजें शो करनी है तुमने कि मैंने एक तरीके से अपना पूरा इनपुट दे देना है, मैंने मतलब कोई अपनी तरफ से गलती का चांस आपने नहीं छोड़ना। ठीक है, आपके पास ये आ जाएगा। अच्छा, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन का सिर्फ थर्ड लॉ नहीं है, बल्कि ये कायनात का भी असूल है। क्या है, टू एवरी एक्शन, हर अमल, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जो भी काम करोगे उसका या तो आपको बहुत ही परफेक्ट, मतलब किसी हर काम का अगर आप अच्छा काम करोगे उसका आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। एवरी एक्शन देयर इज एन ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। हर अमल का उसको कुछ लोग अच्छी नज़र से देखेंगे और कुछ लोग गलत नज़र से देखेंगे। ठीक है, आपने काम भले 100% सही किया हो, लेकिन कुछ उसको 100% देंगे, कुछ उसको 0% देंगे। ये कायनात का भी असूल है, और यही न्यूटन ने बताया कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर अमल का एक पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शन जरूर आएगा। ठीक है, इसका जस्ट इतना ही है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। मतलब इसके बाद एक आखिरी काम कर लेते हैं, मास एंड वेट का डिफरेंशिएट हमने निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बुक के अंदर पूरा दिया हुआ है।
ठीक है, कि व्हाट इज मास एंड व्हाट इज वेट, इसका डिफरेंशिएट पेपर में अक्सर अक्सर आ जाता है। उसको करके फिर हम अपनी वीडियो 1 कंप्लीट करेंगे, पार्ट 1, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पार्ट में जब आएंगे तो हम उसमें केसेस करेंगे इंशाल्लाह। मेरी पूरी कोशिश होगी कि एक पार्ट में केस 1 कराऊं, एक में 2 कराऊं, क्योंकि दोनों में अगर केस करा देंगे एक ही वीडियो के अंदर तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और फिर उसको देखते हुए ना मतलब एक बोरियत शुरू हो जाती है। ठीक है, मास एंड वेट की तरफ आता है। अच्छा भाई, लास्ट हमारे पास इस वीडियो का ये हमारा सवाल है कि व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। ठीक है, मास एंड वेट का डिफरेंशिएट क्या है? मास बहुत आसान है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, इसके अंदर जितनी बॉडी मतलब जितना मैटर प्रेजेंट कर रहा है वो सारा का सारा कहलाएगा हमारे पास मास। ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं साइंस में। व्हाट इज वेट? वेट इज अ फोर्स विद व्हिच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। वो ताकत, वो फोर्स, वेट इज अ फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी। अर्थ जिसको अपनी तरफ खींच सके आसानी से, मतलब उसको अपनी तरफ खींच ले, यानी कि फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, यहाँ से नीचे करेगा तो ये अर्थ की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब हमारा इसका वेट है। और इसको आप थोड़ा सा अगर क्लियर करना चाहो तो वो इस तरीके से क्लियर होगा। मास हमारे पास है, ठीक है, किसी भी बॉडी का हर जगह पे कांस्टेंट रहेगा। मैं यहाँ रखूँ, मैं इसको मार्स पे ले जाऊँ, मैं इसको मून पे ले जाऊँ, मैं इसको कहीं भी ले जाऊँ, एक्स वाई जेड, इसका मास कांस्टेंट रहेगा। वेट इज नॉट कांस्टेंट, वेट मूव होता रहेगा उसकी जगह के साथ साथ। जैसे कि मैंने यहाँ बताया है कि मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये तो बहुत आसान है। थर्ड पॉइंट देखना, थर्ड पॉइंट में वेट की और मास की डेफिनेशन खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। वो किस तरह? मास ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। मास जो है प्रेजेंट करता कोई भी मैटर जो कि एक बॉडी के अंदर प्रेजेंट करता है वो मास है, और मास हमेशा कांस्टेंट है हर जगह पे। यहाँ पर 10 किलो है तो मरीख यानी कि मार्स भी 10 किलो होगा, वेनस पे भी 10 किलो होगा, मून में भी 10 किलो होगा, हर जगह 10 किलो होगा। बट वेट ऑफ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी, ये कांस्टेंट नहीं है। क्यों? बट इट्स वैल्यू इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। अगर यहाँ पर इसका वेट 50 है तो इसका 50 न्यूटन वेट है अगर फॉर एग्जांपल इसका, तो अगर ये सन पे चला जाएगा तो उसका वेट कम हो जाएगा, अगर मून पे चला जाएगा इसका वेट और कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब वेट आपके पास जैसे इतना जहन में रखो, वेट इज अ फोर्स विद व्हिच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर, और मास का है मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इट्स कॉल्ड मास। वेट इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी, मास इज कांस्टेंट क्वांटिटी, मास इज स्केलर क्वांटिटी, वेट इज वेक्टर क्वांटिटी। और आखिरी जो पॉइंट है, 4 नंबर का सवाल आता है, 4 पॉइंट लिखने। आखिरी पॉइंट ये है कि मास की जो एसआई यूनिट है वो केजी है, यानी कि किलोग्राम, और जो वेट की एसआई यूनिट है वो हमारे पास न्यूटन यानी कि कैपिटल एन कहलाती है। ठीक है, मास की सिंपल केजी है और वेट की हमारे पास न्यूटन। ये हमारे पास पार्ट 1 हो गया वीडियो इसका, चैप्टर नंबर 4 का। इसके बाद मैं वीडियो खत्म कर रहा हूँ। आप अब पार्ट 2 में केस नंबर 1 देखोगे, पार्ट 3 में केस नंबर 2 देखोगे इंशाल्लाह, और पार्ट 4 में इंशाल्लाह हम सारे 4.8 तक के न्यूमेरिकल्स हैं, तो ज़्यादा नहीं है, बहुत आसान न्यूमेरिकल्स हैं, हम उसको इंशाल्लाह सबको एक ही पार्ट में ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, कोई भी मसला हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप उसको कमेंट में जाके कमेंट करो। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके उस मसले को सॉल्व करूं। ठीक है, और इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में केस नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे।